चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन कैसा होता है। जो हमने पहले देख चुके थे सेल, उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है और उसका जो है फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो देखते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग ही ले लीजिए, उसके कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हम सब ये पढ़ चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है इसमें, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो जो है पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं। जैसे मैं समझाऊं कि हर ऑर्गन जो है सिस्टम में वो अलग अलग परफॉर्म करता है। जैसे कोई सिस्टम जो है डाइजेस्टिव में वो डाइजेशन का काम करेगा, कुछ असिमिलेशन का काम करेगा और कोई एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। मतलब ऐसे ही सबके अलग अलग काम होते हैं। और सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। और इसी तरह ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट में वो भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, उनके भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले भी शायद पढ़ा हो कि रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। लीव्स जो होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर ऑर्गन का जो है एक अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। वही बात इसमें दी है कि हर ऑर्गन जो है वो जो है स्मॉलर पार्ट से बना रहता है, जिन्हें टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एक टिश्यू जो है ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है उनका, कि उनको बस यही काम करना है। ये तो उसके बारे में दिया है। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। और जैसा बताया कि सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट, ये जो है चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, वो है पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, अब हम वो देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तीन मेन कंपोनेंट्स जो इन्होंने बताए हैं वो हैं, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तीनों पे एक एक तरीके से बात करेंगे, देखते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। मतलब सेल जो वो जो है सेल मेम्ब्रेन सेल को कवर करती है आउटर से। जैसे मैंने आपको बताया था किसी किसी के बंगलो होते हैं तो वो जो है उनकी बाउंड्री होती है आउटर, वैसे ही सेल की जो है बाउंड्री होती है आउटर, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो हैं अंदर होते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाहर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाहर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है वो, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो हैं वो अंदर होते हैं। ठीक है, द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेम्ब्रेन जो है सेल्स को, अगर मान लीजिए टिश्यूज़ हैं तो टिश्यूज़ में क्या होता है ना कि सेल्स जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं। और अगर उनके बीच में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो है उनका मिक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये जो है सेल से सेल सेपरेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और बाहर का जो मीडियम है उससे भी सेल को अलग रखती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस and allows the movement of substances or materials both inward and outward। अब सही बात है, वो जो है मूवमेंट कराती है, सब्सटेंसेस का बाहर कराती है, अंदर लेती है। तो जो है वो यही काम रहता है सेल मेम्ब्रेन का, कि वो जो है सब्सटेंसेस को अंदर बाहर मूव कराती है। ये उसका जो है एक मेन काम होता है। ये एक एक्टिविटी है जो आप घर पे करके देखना, मैं इस पे दूसरी वीडियो बनाऊंगा। The boundary of the onion cell
is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense body in the central is called the nucleus. ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट जो सेल होते हैं, प्लांट सेल्स जो होते हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसके बाहर जो है एक और मेम्ब्रेन होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के सेल में ये नहीं होती, ठीक है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंट्रल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब आपने वेल देखा था न्यूक्लियस, तो ये मान लीजिए एक सेल है और इसमें जो है, ये जो है आप मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। तो इसमें जो है ये राउंड जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस होगा, और बाकी का ये जो भरा है ये जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो वो बस यही कहना चाह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जितना भी है, ये न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी सब्सटेंस जो है सेल में दिख रहा है वो पूरा जो है साइटोप्लाज्म है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को शेप देती है, उसका ये भी एक काम होता है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज़ एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। वही बातें दोहराई जा रही हैं कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्लांट्स में जो है, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें आउटर थिक लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर में, उसे सेल वॉल कहते हैं। द एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। पढ़ के ही समझ में आ रहा है, मतलब एडिशनल लेयर होती है जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है प्रोटेक्शन के लिए, वो जो है सेल मेम्ब्रेन, वो सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, और सेल मेम्ब्रेन को भी वो सराउंड करती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। प्लांट सेल्स जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए रहता है टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड में और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में। तो इन सब में जो है सेल वॉल उनकी मदद करती है, ठीक है, वो इन सब से जो है प्रोटेक्ट करती है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, ठीक है। तो वो जो है इन सब वेरिएशन से उन्हें गुजरना पड़ता है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको ये सब झेलना पड़ता है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेड्सकैंटिया, एलोडिया और रियो। इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन केस ऑफ ऑनियन। आप जो है एक ऑनियन लीजिए, उसकी मैंने आपको बताया ये छीलते वक्त एक पतली सी वाइट लेयर आती है, उसको अपन जो है रख देंगे तो उसमें माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें सेल्स दिख जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है एक सेल है, ये जो है ह्यूमन चीक सेल है। चीक मतलब जो हमारे गाल होते हैं, फेस पे जो हमारे गाल होते हैं उसमें जो है उसकी ये चीक सेल है। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म है। ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है साइटोप्लाज्म है। ये बीच में सेल, ये जो है राउंड राउंड है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें बस उन्होंने यही बताया है। आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वही बात है, साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द गोल्जी इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल्स के प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल्स के और भी ऑर्गेनेल्स जो हैं साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल का कोई भी ऑर्गेनेल होगा वो जो है साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। हम जो है आगे देखेंगे इसके बारे में, अभी पहले मेन फोकस यहाँ रखते हैं। न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस।
ठीक है। ये जनरली स्फेरिकल होता है और सेंटर में लोकेटेड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखिए, ये जो है स्फेरिकल स्फेरिकल दिख रहा है और सेंटर में लोकेटेड है। सेल की जो है सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। इट कैन बी स्टेड एंड सीन ईजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये जो है सेल के अंदर थोड़ा बड़ा रहता है, तो हम जो है इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं आसानी से। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे सेल की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसे बाहर से सेपरेट करती है, बाहर के मिक्सचर से ही, वैसे ही न्यूक्लियस की भी जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो उसे सेल के साइटोप्लाज्म से जो है सेपरेट करती है, और उस मेम्ब्रेन को जो है हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये जो है आप याद करने का टर्म है। जैसे सेल जो है, सेल की मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते थे, वैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन बाहर के मिक्सचर को सेपरेट करती थी और अंदर के मिक्सचर को सेपरेट करती थी। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बाहर के साइटोप्लाज्म को वो करती है, क्या कहते हैं, सेपरेट, और अंदर के मिक्सचर को सेपरेट करती है, ठीक है। तो फंक्शन जो है दोनों का लगभग बराबर सा है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। इसका भी जो है हूबहू वही काम है जो सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल मेम्ब्रेन भी पोरस होती है और वो भी मटेरियल्स का मूवमेंट कराती है सेल के अंदर और बाहर। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है पोरस होती है और वो भी जो है मूवमेंट कराती है मटेरियल्स का इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. हायर मैग्नीफिकेशन से जो है हम देखेंगे तो हमें जो एक स्फेरिकल बॉडी दिखेगी न्यूक्लियस में, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे ये समझ सकते हैं कि सेल में जैसे न्यूक्लियस होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। सेल की जैसे सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल का जैसे न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस, मतलब टू कॉपी वही काम है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, उन्हें जो है हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। यह बात आपको अभी सही से समझ में नहीं आएगी, मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं। मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जीन्स आप में आते हैं, किसकी वजह से, क्रोमोसोम्स। उनके कैरेक्टर्स आते हैं आपके पेरेंट्स के आप में, किसकी वजह से, जीन्स की वजह से। तभी तो आपने देखा होगा किसी किसी की शक्ल बहुत मिलती है उनके पेरेंट्स से, तो वो जो है जीन्स की वजह से ही होता है। खैर इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो है क्रोमोसोम्स वाला थोड़ा याद कर लीजिए कि क्रोमोसोम्स जो हैं जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट को पॉइंट है कि क्रोमोसोम जो हैं तभी दिखते हैं जब सेल जो है डिवाइड हो रहा हो, तभी क्रोमोसोम्स जो हैं दिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें जीन के बारे में जो एक पूरा बताया गया है डिस्क्रिप्शन। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है इनहेरिटेंस की एक यूनिट होती है जीन। इनहेरिटेंस जो है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, उनके व्यवहारों को जो है ये ट्रांसफ़र करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, किसी की मम्मी की आँखें उसके मतलब किसी के बच्चे की आँखें उसकी मम्मी से मिलती हैं या उसके पापा से मिलती हैं, कोई भी चीज़ हो, तो ये सब जो है जीन्स की वजह से ही होता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन यू। सही बात है, इसका मतलब जो है आपके पेरेंट्स ने जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भेजे हैं कुछ। जैसे एक एग्जांपल दिया है, आपके पापा हैं, उनकी ब्राउन आइज़ हैं, तो हो सकता है आपकी भी ब्राउन आइज़ हो। आपकी मम्मा है, उनके कर्ली हेयर है,
घुंघराले बाल हैं, मतलब घुमावदार बाल होते हैं वो हैं, तो हो सकता है आपके भी हों। तो ये जो है डिपेंड करता है, हालांकि ये नहीं कि परफेक्टली होते ही हैं, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जीन्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा किस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को जो है कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल का। ठीक है, मतलब कंट्रोल सारी एक्टिविटीज़ को जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है वो? सेल के अंदर जो है वो करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ को। कौन? न्यूक्लियस। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो आप जो है न्यूक्लियस लिख के आएंगे। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, कोई भी हो, सेल के अंदर जितना भी सब कुछ रहता है वो सबको जो है हम मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उन सबको पूरा मिला के जो है हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसमें जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म जो है उसे सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है मतलब सेल में लिविंग रहता है। चलिए आगे देखते हैं। The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organisms. न्यूक्लियस जो होता है बैक्टीरियल सेल का, एक जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। जैसे हमारे सेल्स जो हैं, जितने हमारे सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हैं उतने जो हैं बैक्टीरिया के सेल्स और न्यूक्लियस जो हैं ऑर्गेनाइज नहीं होते। उनके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस के आउटर में जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल के न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया उन्होंने कि सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, पर न्यूक्लियर का मटेरियल होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आप समझिए ऐसे कि न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ठीक है, न्यूक्लियर का सारा मटेरियल रहेगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं रहेगी। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती लेकिन न्यूक्लियर का पूरा मटेरियल रहता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में पूरा मटेरियल होता है लेकिन उनके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और ऐसे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब जो है न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, पुराने तरीके का जो है न्यूक्लियस होता है उनमें। एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया और ब्रूगलिन एल्गी। ठीक है, इनमें जो है मतलब प्रोकैरियोट होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल। अब मैंने आपको बताया कि हमारी जो सेल्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, उनमें जो है एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियर मटेरियल भी है, सब है। तो जो है वो एक स्पेशल सेल है। ठीक है, तो उसे जो है हम यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस आते हैं क्लास 8th में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आप लिख के आ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें सेल जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं
उनमें सेल बहुत डेवलप होते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। सारे ऑर्गेनिजम्स सिवाय बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। यू का मतलब जो है ट्रू और कैरियन का मतलब जो है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, एकदम सही न्यूक्लियस जो है होता है इनके पास, किन के पास, यूकैरियोट्स के पास, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है सेल्स में देखिए तो आप जो है उसमें एक खाली सी जगह पाएंगे, उसे जो है वैक्यूल कहते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे मैं दिखाऊं तो ये जो है एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। ये जो है इसका, ये जो है इसकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म है। और ये जो दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा खाली खाली, ये जो है वैक्यूल है, ये जो है मतलब वैक्यूल है, ठीक है। ये पूरा सोचिए आप कितनी जगह घेर रहा है प्लांट सेल में, तो ये वैक्यूल है। ऐसे ही एनिमल सेल्स में भी ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, ये वैक्यूल्स हैं, ये जो हैं वैक्यूल्स हैं। इनका अभी हम काम देखते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ऑनियन सेल। ये जो है एनिमल सेल्स में कहूँ तो ये जो हैं बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं और कभी कभी तो पाए भी नहीं जाते, लेकिन प्लांट सेल्स में तो हैं ये बहुत बड़े पाए जाते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा था, ठीक है। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। चीक सेल्स यानी इंसानों के, एनिमल्स के सेल्स, तो उनमें जो है स्मॉलर वैक्यूल्स होंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि एनिमल्स के जो हैं स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो हैं वैक्यूल्स बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। और एनिमल सेल्स में तो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल का आपको समझ में आ गया। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescandia leaf. आप जो हैं इनमें देखिए, ट्रेजेंडिया एक लीफ होती है, एक प्लांट की लीफ होती है, उसमें जो है आप देखेंगे तो जो है आपको कलर्ड बॉडीज़ दिखेंगी उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। लीफ सेल जो हैं उसके साइटोप्लाज्म में जो है ये फैली हुई दिखेंगी। इन्हें जो है हम प्लास्टिड्स कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये जो है प्लास्टिड्स कहलाती हैं, जो मैंने आपको बताया अलग अलग कलर्स की होती हैं, ये जो है प्लास्टिड्स कहलाती हैं, ठीक है। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और कुछ जो है ग्रीन पिगमेंट कंटेन करती हैं, उन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। प्लास्टिड्स समझ में आ गया। ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि फैले रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, उन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। और जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, कुछ प्लास्टिड्स में जो है ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स को जो है हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स जो होती हैं प्लास्टिड्स, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये सेल है, ये जो है इसका साइटोप्लाज्म है, और ये जो आपको ग्रीन 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 दिख रही है ना, यही जो है क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। ये जो है ग्रीन वाली ही क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। और लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में भी ये जो हैं काम करते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।